हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू अवर मेंस स्ट्रेटजी सीरीज 2025 एंड आल्सो फॉर 2026 के लिए भी। यूजुअली आज हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट और जो एस्पिरेंट है वो ओवरलुक कर देते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज दे आर लेजी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो लेजी है, बट बिकॉज उनको वो चीज़ सिखाई नहीं जा रही है। दैट इज़ टू डिकोड द जीएस सिलेबस, कि हमें जीएस सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। अब कई सारे आप लोग जो व्यूअर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये जो सिलेबस की बात कर रहे हैं वो कई सारे पोर्टल्स पे अवेलेबल है, राइट? कई सारे बुकलेट्स पे अवेलेबल है, तो मैं ऐसा क्या अलग आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको डिकोड करने का एक माइंड में इंसेप्शन हो रहा है। क्योंकि यूजुअली कैसा होता है कि टॉपर्स और एक जनरल स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है कि टॉपर सिलेबस को सिर्फ रीड नहीं करता है, वो उसको डिकोड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको सिलेबस के अंदर से पीवाईक्यूज मिलते हैं, उसको सिलेबस के अंदर से थीम्स और सब थीम्स मिलती है, एंड इनफैक्ट जो डायमेंशंस हमें आंसर्स में लिखने हैं वो भी वो सिलेबस के अंदर से ही उसको मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ आज हम ये पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट? सो सबसे पहली चीज़ जो हम समझते हैं कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, दैट वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हमें इस सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक दो तरीके के एस्पिरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एस्पिरेंट है जो 90 मार्क्स लेके आता है GS2 में, और एक एस्पिरेंट है जो GS2 में 120 मार्क लेके आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये इंटरव्यू रिकमेंडेशन नहीं आया, ये इंटरव्यू रिकमेंडेशन आया और ये एक IAS ऑफिसर बन गया। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक एस्पिरेंट एक सिलेबस को अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, मतलब वो सिर्फ रीड कर रहा है, वो डिकोड नहीं कर रहा है। लेट मी ब्रीफ दिस विद एन वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि हमें ये पता है कि यूपीएससी थीम्स को काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता है, वो वर्ड रिपीट नहीं कर रहा, वो थीम्स को रिपीट करता है। ये हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब ये एक हम देख रहे हैं कि ये हमारे सिलेबस में GS2 में ये सिलेबस है, जिसके अंदर ये एक लाइन है, एक सिलेबस की लाइन में खाली आपको बता रहा हूं, दैट इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, की इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, सेंटर और स्टेट का, उसमें क्या टाइप के इश्यूज और चैलेंजेस है। ओके, तो ये हमारे सिलेबस का है। अब ये सिलेबस के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनाया है 2020 में, तो उसमें क्या कहा है, दैट हाउ इज इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर बीइंग चैलेंज्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो अब आप समझिए कि इसकी थीम क्या है, ये सिलेबस की फेडरल स्ट्रक्चर। तो सेम थीम यहां पे यूपीएससी ने पूछी है 2020 में। सो इस तरीके से हमें सिलेबस को समझना। नाउ दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, इसमें हम और अच्छे से समझेंगे, बट यहां पे मेरे को बताने का मतलब ये है कि यहां पे थीम सेम रही है, बस उसको थोड़ा सा रिफ्रेस कर दिया है कि इसमें क्या बताया गया है, इश्यूज और चैलेंजेस, और इसमें बता दिया है कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में क्या चैलेंजेस है या फिर अभी क्या टाइप के चैलेंजेस आए हैं रिसेंट ईयर्स में। ओके, हालांकि हम हर एक पेपर GS 1 2 3 4 चारों का ही हम डिफरेंट तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से ये डिकोड किया जाता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि सिलेबस के हर एक लाइन में एक पीवाईक्यू छुपा हुआ है, तो हमें वो पीवाईक्यू जो छुपा हुआ है उसको पिक करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर जैसे ही आप पीवाईक्यू सिलेबस को डिकोड करोगे, जब आप पीवाईक्यू समझोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक आंसर का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। नाउ द गोल क्या है यहां पे, कि गोल ये नहीं है कि हमें नोट्स बनाने हैं, गोल ये है कि हमें एग्जामिनर के जैसे सोचना है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो फेल हुआ है वो और जो टॉप किया है वो, क्योंकि इसने क्या किया, इसने सिलेबस को पूरा रीड किया, कंप्लीट रीड किया, राइट? इसने पूरा पढ़ा। और ये टॉपर ने क्या किया कि इसने जो एग्जामिनर है उसकी डिमांड समझने की कोशिश करी कि व्हाट एग्जैक्टली द डिमांड इज ऑफ आवर एग्जामिनर। तो ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। ठीक है, हालांकि आगे बढ़ते हैं
जैसे हमने ये एक तो ब्रीफ तो ले लिया कि क्यों डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस से ही हमें पीवाईक्यू पता चलता है। ओके, अब जो दूसरी चीज़ समझनी है हमें, दैट एक जीएस के सिलेबस लाइन का एनाटॉमी क्या होता है, राइट। अब ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगेन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जीएस 2 का, जिसके अंदर जो लाइन है वो इनकम्प्लीट लाइन थी। ये कंप्लीट लाइन क्या है कि फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स कॉमा इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये एक सिलेबस की लाइन है जिसके अंदर बताया गया है कि फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की। इसके अलावा ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अंदर इश्यूज और चैलेंजेस भी है। अब इसके अंदर जो मेजर कोर थीम है, द कोर थीम इज द इंडियन फेडरलिज्म। नाउ दिस इज द कोर थीम। अब ये थीम की सब थीम्स आएगी। सब थीम्स क्या आ गई फेडरल स्ट्रक्चर में? हम देख रहे हैं कि यूनियन और स्टेट का रिलेशन आ जाएगा, आर्टिकल 245 टू 263 फाइनेंस कमीशन। फिर है कि जो यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बीच में क्या टाइप के इश्यूज आते हैं, ये हो गया हमारा कि इश्यूज क्या है। इश्यूज क्या है कि गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर रहता है, नीति आयोग ओवर रूल करता है, जीएसटी काउंसिल पे सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसके बेसिस पे चैलेंजेस क्या है। नाउ ये चैलेंजेस आ गया। चैलेंजेस क्या है? ओवर सेंट्रलाइजेशन, चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर्स, ये हो गया। एंड देन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन, पुंछी कमीशन रिकमेंडेशंस और एक्सेट्रा। तो यहां से क्या हुआ कि अगर मैं आप लोग के साथ वापस डिस्कस करूं तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे ये सिलेबस था, सिलेबस में जो मेजर थीम थी दैट वाज इंडियन फेडरलिज्म। अब आप समझिए कि ये सिलेबस को ही मैं डिकोड कर रहा हूं, ये सिलेबस को मैं डिकोड कर रहा हूं, तो मेरे को पता चल रहा है कि फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये आर्टिकल से मेरे को फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई, फिर मेरे को इश्यूज पता चल रहे हैं, मेरे को चैलेंजेस पता चल रहे हैं, और फिर मेरे को क्या बताना है? सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स कि आप जब भी मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे, जो आप 1 पेजर नोट बनाओगे, उसके अंदर आप यही चीजें लिखने वाले हो, यही डायमेंशंस कवर होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये डायमेंशन हमें सिलेबस से ही पता चल जा रहा है। सो दैट इज द डिकोड ऑफ सिलेबस, कि इस तरीके से सिलेबस को डिकोड किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक लाइन है ना सिलेबस की, उसमें से आपको 4 से 5 आंसर रेडी सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये एक लाइन थी, उसमें से ये 4 सब टॉपिक्स आपको मिल गए जो आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिकोड अ सिलेबस। तो ये एक सिलेबस का एनाटॉमी होता है, राइट। हालांकि हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट को क्वेरी होती है कि जो एक तो होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक फ्रेसेस। तो हमारे सिलेबस में जो चीजें दी गई है, दीज आर ऑल स्टैटिक फ्रेसेस। जैसे सिलेबस में हमारे को बताया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में डायनामिज्म क्या आएगा कि क्लाइमेट रिस्क हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग हो रही है, सो दीज आर द, या फिर मॉनसून ज्यादा हो गया, तो दीज आर ऑल डायनामिक एंगल हो गया। वेयर एज मैं कह रहा हूं कि अगर ई गवर्नेंस पे है, तो ई गवर्नेंस पे क्या आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पे क्या है, इंडिया का डेटा प्राइवेसी का क्या रोल हो रहा है। सो दैट इज द ई गवर्नेंस। ये भी हमारे सिलेबस में स्टैटिक है। फिर हमारे सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा गया है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हमेशा समझते हैं कि ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं पूछा जाता। वहां पे यूपीएससी आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हमारा सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट होगा, हमारा गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा, हमारी टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव होगी, हमारा इकोनॉमी कैसे इंप्रूव होगा, हमारा एनवायरमेंट कैसे बचेगा। तो उसके अंदर कई सारे टाइप के डायमेंशंस आ जा रहे हैं। इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी भी आ जा रहा है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी आ रहा है, एआई एथिक्स आ रहा है, डीप फेक्स आ जा रहा है। फिर जो फोर्थ है दैट इज द एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर पे क्या है कि एमएसपी की डिबेट आ जा रही है, एग्रोटेक आ जा रहा है, डब्ल्यूटीओ इश्यूज हो जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि दीज आर द स्टैटिक, ये स्टैटिक फ्रेसेस है, और ये स्टैटिक फ्रेसेस के डायनामिक फ्रेसेस ये बनते हैं। तो हमें जब आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो आपको एग्रीकल्चर में ये सारे डायनामिक एंगल देखने होंगे, जो कि हमारे सिलेबस में भी कुछ चीजें मेंशन है और कुछ चीजें हमें खुद से सोचने की जरूरत रहती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जब आप स्टैटिक वर्ड्स को डायनामिक एग्जांपल्स देते हो तो आपका एक मीन्स रेडी नोट्स बनना स्टार्ट हो जाता है, कि आप 1 पेज नोट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द स्टैटिक वर्सेस डायनामिक फ्रेजेस।
ओके अब अगर हम चारों पेपर का जैसे मैंने कहा था कि हम डिकोड करेंगे, तो जैसे सबसे पहला पेपर है दैट इज GS1। तो GS1 में जो GS1 में है ना, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है। जैसे एक आ गया हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। हमें लगता है कि इनके बीच में कनेक्शन नहीं है, बट यूपीएससी के अकॉर्डिंगली इनमें बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। डीप कनेक्शन कैसे है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी में हम क्या पढ़ रहे हैं, वुमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, कास्ट, पॉपुलेशन और सेक्युलरिज्म। अगर इसका एक मैं सिलेबस लाइन देता हूं तो इसके अंदर सिलेबस में हमारे में लिखा हुआ है द रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, आंगनबाड़ी वर्कर्स आ गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गया और एक्सेट्रा। तो ये हमारा लाइन है। अब ये लाइन के बेस पे PYQ क्या आया है कि व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस ऑफ सोशल एम्पावरमेंट इन इंडिया, कि सोशल एम्पावरमेंट इंडिया में बढ़ाने के लिए क्या टाइप के चैलेंजेस हम फेस कर पा रहे हैं, तो वो चीज यहां पे मेंशन की गई है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं कि हिस्ट्री में मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल आ गया, कई सारी पर्सनैलिटीज आ गई, तो क्या टाइप की पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जा रहा है, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हम है। जैसे गांधीयन पर्सनैलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हालांकि अब अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी, जब से सरकार चेंज हुई है, एनडीए गवर्नमेंट आई है, तो पर्सनैलिटी पे जो सवाल आने हैं वो थोड़े से चेंज होने लग गए, राइट। कि पहले कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस पे ज्यादा सवाल आते थे, अब कांग्रेस पे कम सवाल आ रहे हैं, रिफॉर्म मूवमेंट्स पे ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि सोसाइटी में क्या रिफॉर्म्स हो रहे थे ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सो मतलब यहां पे क्या किया कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय आपने फ्रीडम स्ट्रगल पे तो इतने सवाल नहीं कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या हो रहे थे, एजुकेशन रिफॉर्म, वुमेन रिफॉर्म और एक्सेट्रा, तो उन पर्सनैलिटीज पे ज्यादा सवाल आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं ज्योग्राफी देखते हैं तो वहां पे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बनाइजेशन पे ज्यादा सवाल आ रहा है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे ये सभी चीजें हमें सिलेबस से ही मिल जाएगी, तो सिलेबस में PYQ का आपको क्लू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगर हम GS2 का देखते हैं तो GS2 में हम ये ऑलरेडी चीज देख चुके हैं दैट हाउ इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर बीइंग चैलेंज इन रिसेंट ईयर, और ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली लिखा गया है, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। इसके अलावा पॉलिटी में हम देखते हैं तो फेडरलिज्म के अलावा जुडिशरी, इलेक्शंस, बिल्स के बारे में मेंशन किया गया है। गवर्नेंस में ई गवर्नेंस, NGOs और ट्रांसपेरेंसी देखा गया है। इंटरनेशनल रिलेशन में नेबरहुड, मल्टीलैटरलिज्म, डायस्पोरा। इसके अलावा एक सोशल जस्टिस भी एक सब्जेक्ट है इन दिस थिंग। ओके, तो यहां पे एक और हम एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। अब हमारी कितनी टाइप की ऑर्गन है? हमारी 3 टाइप की ऑर्गन है। एक ऑर्गन हो गई एग्जीक्यूटिव, एक ऑर्गन हो गई लेजिस्लेटिव और एक ऑर्गन हो गई जुडिशरी। तो यहां पे क्या पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर वेरियस ऑर्गन्स में आना जरूरी है। अब उसके बेसिस पे सवाल क्या है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू द रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स, कि गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स पे सवाल आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी सेपरेशन ऑफ पावर आ रहा है कि इसमें आप ये समझिए कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं पूछा जा रहा है, वो स्टेट लेवल पे भी पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से इसको डिकोड किया जा रहा है। ठीक है, अब जो आ जाता है दैट इज द थर्ड GS3, जो काफी ज्यादा डायनामिक है। इसके अंदर कंटेंट काफी ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट्स देखते हैं तो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, सिक्योरिटी और ऑल्सो डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर हम एक देखते हैं, जैसे ये हमारा सिलेबस का लाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। अब उसके बेसिस पे सवाल है दैट व्हाई इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, और हाल ही के रीसेंट इनिशिएटिव्स दीजिए। ये 2023 का सवाल है। सो दैट मीन्स कि यू कैन नॉट इग्नोर सिलेबस, और सिलेबस को हमें इसी तरीके से डिकोड करने की कोशिश करते रहना है कि आप पहले थीम पकड़िए। ठीक है, ये थीम है और ये इसके अंदर थीम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और दीज आर द सब थीम्स। ओके, ये सब थीम्स हो गए। अब इसमें भी हम एक चीज समझते हैं कि जैसे अगर हमारे सिलेबस में साइबर सिक्योरिटी पे लाइन लिखी गई है तो हमें सिर्फ वो हैकिंग और स्पाईवेयर पे ही नहीं रखना है।
जैसे आपने पढ़ा है कि साइबर सिक्योरिटी हमारे सिलेबस में लिखा गया है, तो आपको कुछ 4 से 5 केस स्टडीज लेके आनी है साइबर सिक्योरिटी की। इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ग्लोबल ट्रीटीज क्या है और रोल ऑफ सर्टिन क्या है, तब जाके आपका साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट होगा। साइबर सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट हैकिंग और स्पाईवेयर, इसमें ये सारे डायमेंशंस भी आएंगे, क्योंकि यूपीएससी ये तो पूछ नहीं रहा ना कि हैकिंग क्या होता है या स्पाईवेयर क्या होता है। यूपीएससी ये पूछ रहा है कि आप साइबर सिक्योरिटी को हम कैसे मूव करेंगे या क्या चैलेंजेस है वो आप केस स्टडी से बताइए। इंडिया का क्या लीगल फ्रेमवर्क है, ग्लोबल ट्रीटीज क्या चल रही है, इनफैक्ट सर्टिन का भी क्या रोल है। तो ये सारे सवाल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आ जाता है दैट इज जीएस पेपर 4, जो पूरा ही पेपर एथिक्स का है, और ये सिर्फ और एथिक्स में ही 250 मार्क है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, बाकी सारे पेपर में 4-5 सब्जेक्ट है जो मिला के 250 मार्क हो रहा है, इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट से 250 मार्क है, तो दैट मीन्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले भी ये चीज समझा चुका हूं कि एथिक्स को हमें जो बाकी के पेपर्स है उनसे थोड़ा अलग सोचना है। कैसे अलग सोचना है कि अगर आपने कहा है कि आपने GS2 में सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ा है, राइट, आपने फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो वो हर जगह पे सेम होगा कि बुक में जो लिखा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जो फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा है, आपको वही चीज पढ़नी है और वही चीज लिखनी है। वेयर एथिक्स इज टोटली डिफरेंट। एथिक्स इज अबाउट वैल्यूज, कि मेरी वैल्यूज अलग है, आपकी वैल्यूज अलग है, मेरी वैल्यूज डिपेंड है मेरे प्रिंसिपल्स पे, आपके अलग प्रिंसिपल्स होंगे। अब यहां पे कैसा होता है कि जब आप वैल्यूज की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, तो मेरी थिंकिंग कैपेसिटी चेंज हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें कई सारे थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना है जो अलग अलग चीजें समझ रहे हैं, वो अलग अलग केस स्टडीज के बारे में समझ रहे हैं। और जो मेजर चीज है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, लोग ये चीज फॉलो नहीं कर पा रहे। नाउ व्हाट इज एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस? तो मैं कह सकता हूं कि मेरे इमोशंस है, जब मैं खुश हो रहा हूं तो मेरे इमोशंस है, मैं गुस्सा हो रहा हूं तो मेरे इमोशंस है, इनफैक्ट मैं सैड हो रहा हूं तो भी मेरे एक इमोशंस है। तो जब जस्ट टेक एन एग्जांपल कि जब मैं आई एम हैप्पी, जब मैं खुश हो रहा हूं तो मेरे अंदर इमोशंस का रश आएगा। अब जब मैं खुश होऊंगा तो मेरे डिसीजन मेकिंग चेंज होगा। मे बी शायद मैं पार्टी करूंगा, मे बी शायद मैं किसी को फोन करूंगा, या मे बी मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो जब मेरे इमोशंस का रश आता है और जिस समय जब वो रश में मैं कोई डिसीजन मेकिंग करता हूं, सो दैट इज माई इमोशनल इंटेलिजेंस। सिमिलरली जब मैं गुस्सा आ गया, तो जब मेरे को गुस्सा आया तब मेरे अंदर वापस इमोशंस का रश आया है। अब ये गुस्से में मैं क्या टाइप के डिसीजन मेकिंग करूंगा वो डिपेंड करेगा मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस अलग है, मेरे लिए इमोशनल इंटेलिजेंस अलग है। तो हम दोनों का जो मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो भी अलग होना चाहिए। तो यही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको खुद की डेफिनेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। आपने जैसे ही वर्ड पढ़ा है, लाइक आपने एटीट्यूड पढ़ा, आपने एप्टीट्यूड पढ़ा, आपने इंटीग्रिटी पढ़ी, तो इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी, राइट। इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी। तो जब आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर व्हाट इज इंटीग्रिटी, तो मैं कहता हूं ऑनेस्टी। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। अब मेरे को इंटीग्रिटी अगर एथिकल वे में समझाना है या खुद की डेफिनेशन बनानी है, तो मैं ये कहूंगा कि जब एक सिविल सर्वेंट को ऑर्डर दिया जाता है विदाउट इन राइटिंग कि आपको ये स्टेप लेना है, और सिविल सर्वेंट अपनी इंटीग्रिटी रखता है, वो ऑनेस्टी रखता है और वो स्टेप नहीं लेता, क्यों? क्योंकि मिनिस्टर का अननेसेसरी प्रेशर है जो सोसाइटी को शायद हार्म कर सकता है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। तो आपको इंटीग्रिटी की खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे डेफिनेशन बनानी है। तो जैसे ही आप सिलेबस में ये लाइन पढ़ते हो एटीट्यूड, सो अकॉर्डिंग टू यू एटीट्यूड का मतलब कुछ अलग होगा, अकॉर्डिंग टू मी एटीट्यूड का मतलब अलग होगा। बस हमें जो हमारे माइंड में उसका मतलब है वो चीज हमें लिख के समझा देनी है। सिमिलरली एप्टीट्यूड आ गया और सिमिलरली इंटीग्रिटी आ गया। तो हमें खुद की डेफिनेशंस बनाने की जरूरत है कि जैसे आप सिलेबस पढ़ो वो लाइन का आपको खुद को डेफिनेशन बनाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आपको कई सारे एग्जांपल्स यूज करने हैं आंसर्स में, राइट। आंसर फ्रेमिंग नॉट मेमोराइजेशन, कि मेमोराइजेशन पे नहीं आना है। वापस एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे बोला गया है कि एक सिलेबस लाइन है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज आर इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। यानी कि इसमें क्या बोला है कि एक सिविल सर्वेंट की फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होनी चाहिए? वो वैल्यूज होनी चाहिए कि वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके अंदर,
दैट इज ऑनेस्टी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए और नॉन पार्टिजनशिप होनी चाहिए। ये हमारे सिलेबस में है। तो अगर हम इसको डिकोड करके अगर पीवाईक्यू में क्लू देखते हैं तो यहां पे लिखा गया है दैट व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, की ह्यूमन लाइफ में एथिक्स क्या प्रमोट करता है, एथिक्स क्या सीख कर रहा है। तो एथिक्स सीख कर रहा है एप्टीट्यूड होना चाहिए, एथिक्स सीख कर रहा है इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए और नॉन पार्टीशनशिप होनी चाहिए इन अ लाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट। तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ में आपने क्या किया, एक केस स्टडी ले ली। केस स्टडी किसकी ले ली, एक सिविल सर्वेंट की ले ली, और वो सिविल सर्वेंट में ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप। सो दैट मीन्स कि आपको क्या करना है कि जो यूपीएससी पूछ रहा है आपको वही चीजों पे ध्यान देना है, राइट आपको एथिक्स में खुद से नहीं ज्यादा करना है कि मतलब आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। जो सिलेबस में चीजें पढ़ी है ना उसी में ही आपको डायमेंशंस ढूंढना है। मैंने ये वीडियो की स्टार्टिंग की स्लाइड में भी बताया था कि हमको सिलेबस में डायमेंशंस मिलते हैं, और अभी भी मैं बता रहा हूं कि हमें सिलेबस में ही डायमेंशंस मिल जाते हैं। ओके, सो एक स्ट्रैटेजी टूल किट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं कि दैट फॉर अ होमवर्क, आप ये होमवर्क में कीजिए दैट हाउ टू प्रैक्टिस सिलेबस डिकोडिंग, कि आप सिलेबस डिकोडिंग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, टेक 1 लाइन ऑफ सिलेबस, ब्रेक इनटू 4 to 5 क्वेश्चंस, कि आपने एक लाइन लिया है उसमें 4 to 5 क्वेश्चन लो। जैसे हमने फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था तो उसके अंदर क्वेश्चंस क्या आ गया कि यूनियन स्टेट रिलेशंस हो गए, फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, इसके अलावा गवर्नर वाला सिनेरियो हो गया, चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया, इश्यूज हो गए, चैलेंजेस हो गए। तो ये क्या हुआ कि एक थीम के 4 से 5 आपने क्वेश्चंस पकड़ लिए, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या है कि वो क्वेश्चंस को आपको पीवाईक्यूज में ढूंढना है कि क्या जो आपने 4 से 5 क्वेश्चंस निकाले हैं वो पीवाईक्यू में है या नहीं। थर्ड चीज क्या करना है कि जो आपने सिलेबस से क्वेश्चंस उठाए हैं जो पीवाईक्यू में मिले हैं उसमें आपको कंटेंट ढूंढना है, न्यूज़पेपर्स और एडिटोरियल्स फ्रॉम दैट लेंस। यानी कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो अब आपके पास न्यूज़पेपर का विजन है। इसलिए हमें कहा जाता है ना कि न्यूज़पेपर तब समझ आएगा जब हमें सिलेबस समझ आएगा। तो उसका मतलब ही यही है कि आपको सिलेबस तब समझ आएगा जब आप उसको डिकोड करोगे इन सच सिनेरियो। तो जब आपने उसको डिकोड कर लिया, जैसे आपने फेडरल स्ट्रक्चर को डिकोड किया कि एक सेंट्रलाइजेशन हो गया, एक यूनियन स्टेट रिलेशंस हो गए, तो अब जो भी न्यूज आर्टिकल्स आएंगे, लेट्स से फॉर यूनियन स्टेट रिलेशन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या कोई हमारे ऑर्गन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप उसको एज अ एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। यू कैन कोट दैट थिंग एज अ केस स्टडी और एज एन एग्जाम्पल। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें जब सिलेबस डिकोड होगा तो ही हमें न्यूज़पेपर पढ़ने का विजन समझ आएगा, और एज यू विल एंड अप रीडिंग एवरीथिंग एंड यू विल एंड अप गेनिंग नथिंग। तो हमें गेन करना है तो उसके लिए हमें विजन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर स्टेप 4 क्या है कि जब आपने ये चीजें डिकोड कर ली, आर्टिकल्स पढ़ लिए, तो अब आपको नोट्स बनाना है और आपके डायमेंशंस रेडी है। एंड दैट इज नॉट चैप्टर बेस्ड, कि आप चैप्टर बेस्ड नहीं पढ़ रहे हो, आप डायमेंशन बेस्ड पढ़ रहे हैं। ओके, तो कहना चाहूंगा मैं दैट सिलेबस इज अ क्वेश्चन बैंक इन डिस्गाइज, कि ये क्वेश्चन बैंक इन डिस्गाइज है, तो हमें सीखना पड़ेगा टू सी इट। ओके, तो ये ही सारी चीजें हैं जिस पे हमने डिस्कशन किया है। सो आई होप आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ कमेंट्स इन अवर कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग दैट। आप अपना ज़रूर शेयर कीजिए, ये स्टेप बनाइए। स्टेप 1, कोई भी एक सिलेबस की लाइन पकड़िए, उसको 4-5 में ब्रेक कीजिए, इस तरीके से मैप कीजिए, देन उसको न्यूज़पेपर के एक आधे डायमेंशंस पढ़िए, एंड देन वो डायमेंशंस के साथ एक कंटेंट बनाइए। तो इसका एक आउटलाइन आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए ताकि हम एक दूसरे से समझ पाए दैट वी आर ऑन द सेम पेज और नॉट। अगर स्विमिंग सीखनी है तो हमें पूल में जंप करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।